देखो, वैसे तो यह चैप्टर जो है सो इंटरमीडिएट क्लास में 12वीं क्लास में ज्योग्राफी में सो दूसरे अध्याय के रूप में दिया है, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। लेकिन यह ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर तक भी अति उत्कृष्ट है और इससे प्रश्न सदैव रहती है। और भूगोल अध्ययन के साथ साथ यह आपको सामाजिक विज्ञान का भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब देखिए, ये जब चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो विश्व जनसंख्या के बारे में सो कुछ बात कर लेते हैं। विश्व जनसंख्या क्या होती है? मानव की संख्या या व्यक्तियों की संख्या, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, चाहे वो यूरोप महादेश का हो या अफ्रीका महादेश का, चाहे वो विकसित महादेश, विकासशील महादेश या नहीं तो अविकसित देश की जनसंख्या क्यों न हो, सारे जो है सो विश्व की जनसंख्या है। और यह सो प्रकृति प्रदत्त सर्वोत्तम कृति भी है और मानव संसाधन भी है। इस प्रश्न की जब बात करते हैं या इस अध्याय से जब क्वेश्चन करते हैं तो कुछ ऑब्जेक्टिव भी बनता है। ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला क्वेश्चन होता है, जनसंख्या के वितरण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होता है भौतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारक। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, जो रूस को छोड़ करके यूरोप के स्वतंत्र देशों में सम्मिलित रूप से कितने लोग रहते हैं? यह जो है सो आपको 2012 का आकलन किया था, 11-12 उसका है। तो उसमें उत्तर आता है सो ये 58.2 करोड़। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन जो बनता है सो देखिए, भारत में 1 हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य पर कितने व्यक्ति आश्रित होते हैं? तो वह उत्तर आता है 5। फिर देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, साथ ही यह क्षेत्रफल के दृष्टि से भी विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। इसका जनसंख्या घनत्व कितनी है? तो 28 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर देखिए, प्रौद्योगिकी ने कौन कौन से आधुनिक नगरों में कृत्रिम पर्यावरण को जन्म दिया है? तो इसमें सो होगा लॉस एंजिल्स, ये सैन डियागो और कैलिफोर्निया एवं एरिजोना। इसके बाद अब देखिए, छठा ऑब्जेक्टिव जो बनता है, यूरोप और जर्मनी की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी प्रतिशत है? तो उसमें -0.1 इसका उत्तर आता है। फिर देखिए, लैटिन अमेरिका जो 7वीं क्वेश्चन है, लैटिन अमेरिका बांग्लादेश की जनसंख्या 1.8% वार्षिक वृद्धि की दर से कितने वर्षों में दुगुनी हो जाएगी? तो 38 वर्षों में उत्तर होगा। भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो यह जब 2012 में आकलन किया था, 11-12 में जो आकलन किया था उसके अनुसार आया था 1.9, और अभी भी यही है। 2021 में भी यही है। अब देखिए, 2012 में विश्व की जनसंख्या अनुमानित कितनी हो गई थी? ये अनुमानित नहीं बल्कि लगभग में हम इसका उत्तर दे सकते हैं, और वह था 800 करोड़। फिर 10वीं क्वेश्चन है इसका, जो जनसंख्या वृद्धि का परिणाम ये अचानक गिरावट की दौर से गुजरने लगी, इसके क्या कारण था? तो उसमें था बीमारी, युद्ध और अकाल। पृथ्वी पर जनसंख्या की अनुमानित कितनी है? तो वह हो जाएगा 800 करोड़ से ज़्यादा। फिर 12वीं क्वेश्चन आता है, जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन कौन से हैं? तो जन्म, प्रवास और मृत्यु, यह तीनों है। अब फिर लघु उत्तरीय प्रश्न जो इसमें बनता है उसमें देखिए, नंबर 1 बनता है, विश्व में निम्न जनसंख्या घनत्व के कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो उसमें विश्व के निम्न जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र में 4 सम्मिलित है। नंबर 1 है आपको गर्म मरुस्थल, जिसके अंतर्गत कालाहारी, सहारा, अटाकामा, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग सम्मिलित है। इसके बाद दूसरा है अत्यंत ठंडे मरुस्थल प्रदेश, इसमें ध्रुवीय प्रदेश खास करके सम्मिलित है, जिसके अंतर्गत कनाडा के उत्तरी भाग, ग्रीनलैंड, उत्तरी साइबेरिया और अंटार्कटिका सम्मिलित हैं।
तीसरा आता है ठंडे मरुस्थल। ठंडे मरुस्थल के अंतर्गत आपको मध्य एशिया के शुष्क भाग जो है सो, और इसके बाद गोबी मरुस्थल का स्थान है। और चौथा निम्न जनसंख्या घनत्व वाले जो प्रदेश हैं उसके अंतर्गत चौथा है विषुवतीय प्रदेश। इसके अंतर्गत दक्षिणी अमेरिका के अमेजन श्रेणी और अफ्रीका की जायरे श्रेणी आता है। दूसरा जो इसका प्रश्न बनता है लघु उत्तरीय, उसमें है विश्व की उच्च जनसंख्या घनत्व वाले 4 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। पहले हमने क्या देखा, निम्न घनत्व वाला, फिर अब क्या देख रहे हैं, उच्च जनसंख्या घनत्व के 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व के 4 क्षेत्र निम्नलिखित है। नंबर 1 आता है दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया। इसके अंतर्गत बांग्लादेश, भारत और इंडोनेशिया का मुख्य रूप से स्थान होता है। दूसरा है एशिया, पूर्व एशिया, इसमें चीन, जापान, कोरिया और ताइवान सम्मिलित है। तीसरा उत्तर पश्चिमी यूरोप, उसमें यूके, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड और इटली सम्मिलित है। चौथा है उत्तर अमेरिका के पूर्वी तटीय भाग। तटीय भाग कहने का अर्थ ही है जो वह आपको वहाँ जो अटलांटिक महासागर है उसके तट के प्रदेश को इसमें सम्मिलित किया गया है मुख्य रूप से। और यह आपको आ जाता है उत्तर अमेरिका के पूर्वी तटीय प्रदेश। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन इसमें आता है लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है। लिंग अनुपात, वैसे इसके लिए एक सूत्र है। इसमें स्त्री और पुरुष के लिए अलग अलग आकलन होता है। जैसे कि हम इसको निकालने के लिए एक सूत्र का प्रयोग करते हैं। स्त्री के लिए पहले स्त्री की जनसंख्या बटा पुरुष की जनसंख्या गुना 100। इसके बाद यह खास करके भारत में इस रूप से प्रकलित किया जाता है और इस पर जनसंख्या का आकलन हो जाता है। जबकि अन्य देश जो हैं उसमें प्रति 1000 स्त्री पर पुरुष की जनसंख्या के रूप में जब मापा जाता है तो उसके लिए व्यंजक का प्रयोग जो होता है देखिए पुरुष जनसंख्या बटे स्त्री की जनसंख्या और गुना 100। तो यह पहले भी भारत के लिए जो हम कहे थे उसमें यही बात था, स्त्री की जनसंख्या बटा पुरुष की जनसंख्या गुना 100। उल्लेखनीय है कि किसी जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों के संख्या के बीच के अनुपात जो है वह लिंग अनुपात कहलाता है और यह प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जो संख्या के रूप में मापा जाता है वही इसका निर्धारक तत्व होता है। अब भारत सहित कुछ देशों में के लिए हम बता चुके हैं जो स्त्री की जनसंख्या बटा पुरुष की जनसंख्या गुना 100 होता है। तो यही बात होती है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन इसमें बनता है वर्तमान समय में विश्व जनसंख्या के गतिशील प्रतिरूप किस रूप की जनांकिकीय प्रवृत्तियों को प्रतिबिंबित करता है, इसको सोदाहरण व्याख्या करें या सोदाहरण दिखावें। तो इस प्रश्न का जब उत्तर हम देंगे तो उसमें सबसे पहले कहना होगा जो प्रकृति प्रदत्त उपहार में मानव सबसे श्रेष्ठ कृति है और वर्तमान जनसंख्या जो है गतिशील रूप से संसार के अधिकांश भाग में बढ़ रहा है और दक्षिण पूर्व एशिया में तो जनसंख्या विस्फोट की स्थिति आ गई है, लेकिन वर्तमान जनसंख्या का प्रतिरूप गतिशील है। यह हम कह सकते हैं यह नई और पुरानी दोनों ही प्रकार के जनांकिकीय प्रवृत्तियों को प्रतिबिंबित करती है। सबसे पहले इसमें हम कहेंगे नंबर 1 पर पुरानी जनांकिकीय प्रवृत्तियों को प्रतिबिंबित करने का उदाहरण चीन और दक्षिण पूर्व एशिया की नदी घाटियों और डेल्टा क्षेत्र प्राचीन काल से बहुत बड़ी जनसंख्या का भरण पोषण करते आ रहे हैं। जबकि दूसरी ओर जनांकिकीय प्रवृत्तियां जो है पश्चिमी यूरोप तथा उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में सघन जनसंख्या के कारण औद्योगिक क्रांति का
सो आर्थिक विकास है, जिसके कारण 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में बृहत स्तर पर प्रवास आया। प्रवास का अर्थ होता है जो एक जगह छोड़ करके दूसरे जगह जा कर के बस जाता है या अस्थायी घर बना लेता है, सो कहलाता है। अब देखिए, और तीसरा होता है जनआंकिकीय प्रवृत्तियों की गतिशीलता का चौथा उदाहरण अफ्रीका और पश्चिमी नहीं बल्कि दक्षिणी अमेरिका के देश, जहां मृत्यु दर में भारी कमी होने के कारण जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। और चौथा होता है वर्तमान समय में विकसित देशों की अपेक्षा विकासशील देशों में ग्रामीण क्षेत्र से नगरों की ओर प्रवास में जनआंकिकीय प्रवृत्ति जो है सो भारी परिवर्तन ले आया है और नगरीय जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। फिर इसमें पांचवी क्वेश्चन आता है जो जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय संगठन का वर्णन कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा जनसंख्या एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यह आपको प्रकृति में विविध प्रकार के परिवर्तन लाने में सक्षम हो गया है, जो कि आपको संभववाद प्रवृत्ति जो है उसमें भी हम इस चीज़ को देखे हैं। जनसंख्या का ग्रामीण एवं नगरीय वर्गों में विभाजन लोगों के निवास स्थान के आधार पर होता है। ग्रामीण जनसंख्या वह जनसंख्या है जो गांवों में निवास करती है और इसका मुख्य व्यवसाय प्राथमिक क्रियाकलाप होता है, जिसमें कृषि कार्य, खनन कार्य, मत्स्य मारण कार्य, इसके बाद पशुपालन कार्य, ये सब सम्मिलित है कृषि कार्य। इसके विपरीत जबकि नगरीय जनसंख्या नगरों में निवास करती है, यह गैर प्राथमिक व्यवसाय से संलग्न होते हैं और यहाँ 75% लोग गैर कृषि कार्य करते हैं। कृषि प्रधान देशों में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत अधिक होता है, जबकि औद्योगिक विकसित प्रदेशों में जनसंख्या जो है सो नगरीय जनसंख्या की प्राथमिकता होती है, उसकी महत्ता होती है। विश्व की कुल जनसंख्या का 62% नगरीय और शेष 38% ग्रामीण है। एशिया एवं अफ्रीका में 60% से अधिक जनसंख्या ग्रामीण, जबकि इसके विपरीत अमेरिका की 77% और यूरोप और लैटिन अमेरिका के 75% और ओशनिया की 70% जनसंख्या नगरीय है। अब देखिए, फिर छठा क्वेश्चन जो बनता है जनसंख्या के घनत्व के विविध क्षेत्रों के अनुसार सो गणना कीजिए। तो अब जब जनसंख्या होती है तो वह व्यक्ति की संख्या होती है, चाहे वह किसी भी धर्म, क्षेत्र या जाति का क्यों न हो। इसके जब घनत्व की बात होती है तो उसको निम्न बातों को दिखाया जा सकता है। नंबर 1, निम्न घनत्व वाले क्षेत्रों के अंतर्गत सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और अंडमान निकोबार द्वीप हमारे भारत में सम्मिलित होता है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर 100 से 100 अधिक व्यक्ति पाए जाते हैं, जबकि दूसरा मध्यम घनत्व वाले देशों के अंतर्गत क्षेत्रों के अंतर्गत सो मिजोरम, उत्तराखंड, नागालैंड, छत्तीसगढ़, आसाम, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा, उड़ीसा और मेघालय, राजस्थान, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आते हैं। इसमें जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 101 से लेकर के 400 व्यक्ति तक पाया जाता है, जबकि अधिक तीसरा जो है अधिक घनत्व वाले क्षेत्रों पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, दादर एवं नगर हवेली सम्मिलित है। इसमें जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 401 से लेकर के 700 तक सम्मिलित है, जबकि चौथा जो है सो अत्यंत सघन या अत्यंत सघन आबादी वाले क्षेत्र आता है, जिसमें बिहार, केरल, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़, दिल्ली, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, दमनदीव आते हैं। यहाँ 700 से अधिक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। इसमें सबसे अधिक घनत्व महानगर दिल्ली में है, जहाँ आपको कई
करीब करीब 10,000 के करीब एवं चंडीगढ़ में 8,000 के करीब प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करता है। और यह निकलता है कैसे जनघनत्व 1 किलोमीटर पूर्व पश्चिम और 1 किलोमीटर उत्तर दक्षिण लोगों का जितना निवास होता है वही होता है जनघनत्व। अब देखिए जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना का क्या तात्पर्य होता है, यह भी 7वीं क्वेश्चन है। अब देखिए जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना का अभिप्राय कुल जनसंख्या के उस अनुपात से है जिसमें जनसंख्या विविध प्रकार के व्यवसायों में लगी हुई हो। भारत की कुल जनसंख्या का कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत 1911 में 48.2% था, 1921 में यह 47.1%, 1931 में 46.6%, 1951 में 46%, 1961 में 45%, 1971 में 42% रह गया। कार्यशील जनसंख्या का लगभग 58.2% भाग कृषि पर निर्भर करता है और यह स्थिति बहुत ही संतोषजनक है क्योंकि कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण देश की राष्ट्रीय आय बहुत ही कम और जनता का जीवन स्तर बहुत ही नीचा है। भारत में कृषि पर निर्भर करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत में धीमी गति से गिरावट आ रही है। जब इस परिप्रेक्ष्य में हम आकलन करते हैं तो 1891 ईस्वी की बात का गणना होनी चाहिए। 1891 ईस्वी में कृषि पर आश्रित जनसंख्या का प्रतिशत में धीमी गति से गिरावट आ रही है और 1991 में जनसंख्या के अनुपात 18.1% था जो क्रमिक रूप से घट करके 1961 में आपको 72% हो गया। 1891 ईस्वी में आश्रित जनसंख्या का 81.1% था और जो घट करके 1961 ईस्वी में 72% हो गया और 1971 में 70% तथा 1981 में 67%। अब बढ़ते हुए औद्योगिकरण और लघु उद्योगों के प्रसार के कारण निश्चित रूप से इस स्थिति में परिवर्तन आते जा रहा है। जब 1991 जनगणना में क्रियाशील जनसंख्या का मुख्य तथा सीमांत भागों का वितरण की बात आई तो मुख्य रूप से कार्यकर्ताओं ने इसे 4 भागों में वितरित किया। एक पहला क्या था काश्तकार, दूसरा क्या था खेतिहर मजदूर, तीसरा क्या था गृह उद्योग कार्यकर्ता और चौथा क्या था अन्य श्रमिक। अब देखिए फिर जब बात आती है जन्म एवं मृत्यु दर के बीच क्या अंतर होता है तो इस प्रश्न के उत्तर में देखो 1 वर्ष के अंतर्गत प्रति 1000 पर जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की जो कुल जनसंख्या होती है वही आपको जन्म दर कहलाती है और वही 1 वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर मरने वाले लोगों की कुल संख्या मृत्यु दर कहलाता है। अब फिर इसमें कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी बनते हैं जिसका हम आकलन इस रूप में करेंगे। नंबर 1, जनसंख्या वितरण के प्रारूप को समझावें। तो जनसंख्या तो सबसे बड़ा संसाधन है, सबसे उत्कृष्ट संसाधन है। तो जनसंख्या के वितरण के केंद्रीकरण अथवा बिखराव के दृष्टि से इसे 3 प्रकार के प्रारूप में देखने की कोशिश की गई है जिसे हम अग्रांकित रूप से वितरित कर सकते हैं। नंबर 1, प्रथम श्रेणी के प्रारूप के अंतर्गत वे प्रदेश आते हैं जिसमें जनसंख्या के घने कुंज या जमा मिलते हैं। पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, पश्चिमी यूरोप, रूस के दक्षिणी पश्चिमी भाग और उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग एवं कनाडा के सेंट लॉरेंस क्षेत्र इसी क्षेत्र में सम्मिलित किए जाते हैं जहां जनसंख्या के बृहद क्षेत्र होते हैं और इन्हें जनसंख्या के बृहद क्षेत्र कहा जाता है। दूसरी जो है उसके अंतर्गत दूसरा क्षेत्र के प्रारूप अथवा जनसंख्या के लघु क्षेत्र से है जहां जनसंख्या के कुछ भाग में अत्यंत घनी और अपने निकटवर्ती स्थानों में कम घनी होती है। उदाहरण रूप में सतलज, सिंधु, गंगा के मैदान में जनसंख्या अधिक घनी है परंतु इनके निकट की पठारी भाग और मरुस्थलीय क्षेत्र में यह कम घनी मिलती है। घनी जनसंख्या वाले पश्चिम बंगाल के निकट में ही क्षेत्रीय जनसंख्या वाले असम एवं म्यांमार बर्मा है।
इसी प्रकार वियतनाम के निकट लाओस है। जब फिर तीसरी तथ्य का जब हम अध्ययन करते हैं तो अब देखिए तीसरी श्रेणी के प्रारूप संभवतः जनहीन क्षेत्र से है, जहां जनसंख्या का या तो अत्यंत ही कम या जनसंख्या का नितांत अभाव है। ऐसे क्षेत्र स्थल भाग के 1/4 भाग पर फैले हुए हैं। यहाँ केवल 5% जनसंख्या निवास करती है और ऐसे क्षेत्र ध्रुवीय अथवा उपध्रुवीय क्षेत्र, मरुस्थल अथवा रूसी घास के प्रदेश, उच्च पर्वतीय प्रदेश और भूमध्य रेखीय वन प्रदेश कहलाता है। उल्लेखनीय है कि ऊपर वर्णित तीनों क्षेत्र में जनसंख्या के कुंजों के बीच बीच में कई क्षेत्रों में, विशेष रूप से नगरों के पास आसपास, ग्रामीण कृषि प्रधान क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र, नदी घाटियों में जनसंख्या केंद्रित पाई जाती है। स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है जनसंख्या का क्षेत्रीय वितरण केवल अत्यधिक असमान है, वरन जटिल भी इसको कहा जा सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें जो आता है उसे देखें, विश्व जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति का वर्णन करें। विश्व जनसंख्या वृद्धि का अभिप्राय यह होता है जो विश्व में जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, जबकि 800 अरब से बेसी विश्व की जनसंख्या है और भारत में विश्व का 17% लगभग जनसंख्या का निवास है और विश्व का हर छठा व्यक्ति भारत का व्यक्ति होता है। इस समय विश्व की जनसंख्या 800 करोड़ से अधिक है और ईसा की पहली सदी में 30 करोड़ से कम थी। 1750 के आसपास में बढ़कर यह 55 करोड़ हो गई है और औद्योगिक क्रांति के बाद विश्व की जनसंख्या विस्फोटक वृद्धि हुई और 1830 से लेकर के 1930 के 100 वर्षों के अंतराल में जनसंख्या 1 अरब से बढ़कर के 2 अरब हो गई, जबकि 17 से 60 से 75 के 15 वर्षों के दौरान जनसंख्या 3 अरब से 4 अरब हो गई, जबकि 75 से 87 के बीच 12 साल के दौरान 5 अरब एवं अगले 12 साल में 1999 ईस्वी में यह 6 अरब हो गया। अब ज्ञातव्य है कि विश्व की जनसंख्या को 2 गुना होने की अवधि प्रवृत्ति भी उल्लेखनीय है। इसे 50 से 100 करोड़ होने में 200 वर्ष, 100 से 200 करोड़ होने में 80 वर्ष, 200 से 400 करोड़ होने में 45 वर्ष, जबकि 400 से 600 करोड़ होने में मात्र 24 वर्ष लगे हैं। यह जो है बढ़ती हुई जनसंख्या विश्व स्तर पर जो तीव्र गति धारण करते जा रहा है उसका यह एक द्योतक है। इसी प्रकार विश्व की जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह घटने हुए समयावधि के दौरान 1 अरब बढ़ जाती है। अब देखिए जनआंकिकीय संक्रमण की अवस्थाओं का वर्णन करने के लिए भी आता है क्वेश्चन। तो अब जनआंकिकीय के बारे में देखें तो ज़्यादा श्रेष्ठकर रहेगा। जनआंकिकीय संक्रमण सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का जनसंख्या परिवर्तन तथा जनसंख्या परिवर्तन का सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन प्रभाव का वर्णन करता है। इसके अनुसार परिवर्तन की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था को देखें जिसे कि हम जनआंकिकीय संक्रमण सिद्धांत करते हैं। प्रथम अवस्था के दौरान सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों की निम्न स्थिति के कारण समाज में उच्च प्रजननशीलता एवं उच्च सत्यता की स्थिति पाई जाती है, जिसमें प्राकृतिक वृद्धि को हम निम्न आंकड़ों से भी बता सकते हैं। जब हम इसका प्राकृतिक वृद्धि देखते हैं और समय देखते हैं तो यह ग्राफ जो है बढ़ती हुई दिखाई देती है। दूसरी अवस्था में स्वास्थ्य सेवाओं की वृद्धि के विस्तार को लिया जा सकता है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवा में जब वृद्धि और विस्तार हुआ तो इसके कारण मृत्यु दर में कमी आने से जनसंख्या वृद्धि विस्फोटक होती जा रही है। क्योंकि जन्म दर में उल्लेखनीय नियंत्रण नहीं होता है, कालांतर में इन दिनों कमी आने से घटते हुए दर से जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है। तीसरी अवस्था के दौरान उच्च स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों में नियंत्रण स्थापित होने पर जनसंख्या वृद्धि निम्न या अस्थिर हो गई है।
अब देखिए इसका अंतिम क्वेश्चन बनेगा, आयु लिंग पिरामिड का वर्णन करें। पिरामिड का मतलब ही होता है सो मिस्र की पिरामिड जो है उसकी स्थिति का अवलोकन। पिरामिड की ऊंचाई होती है और उसको जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में देखना ज़्यादा सुश्रेयस्कर हो जाता है। इस संदर्भ में हम कहेंगे जनसंख्या प्रकृति प्रदत्त उपहार में सो मुख्य कृति है। जनसंख्या की आयु लिंग पिरामिड का तात्पर्य विविध आयु वाले लोगों में पुरुषों एवं स्त्रियों की जनसंख्या से है। किसी भी पिरामिड के प्रत्येक आयु वर्ग में बाईं तरफ पुरुषों तथा दाईं तरफ स्त्रियों के प्रतिशत जनसंख्या का निरूपण किया जाता है। पिरामिड की आकार होने के कारण आयु लिंग आरेख को पिरामिड आरेख भी कहा जाता है और पिरामिड नुमा आकार यहाँ का छोटा है, जहाँ उच्च जन्म दर के कारण निम्न आयु वर्ग के जनसंख्या अधिक तथा उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण उच्च वर्ग की जनसंख्या कम होती है। यह खास करके अल्पविकसित देशों का सो प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कि हम मेक्सिको अथवा बांग्लादेश का पिरामिड का अध्ययन करें तो यह स्पष्ट हो जाती है। विकसित देशों की आयु लिंग पिरामिड का आकार तुलनात्मक संकीर्ण एवं शीर्ष शुंडाकार होती है। ऑस्ट्रेलिया का आयु लिंग पिरामिड घंटे की आकार की है जो समान दर और मृत्यु दर को इंगित करता है, जबकि जापान जैसे विकसित देशों की पिरामिड संकीर्ण अथवा ये शुंडानाम या शुंडाकार शीर्ष वाला होता है, सूढ़ जिसको कहते हैं, जो निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर को प्रतिबिंबित करता है। इस प्रकार आयु लिंग जनसंख्या पिरामिड के किसी देश की आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों की पूर्ण रूप से जानकारी देता है। यह आपको एक अंगणितीय बात है, यह गणितीय बात है और गणितीय अवलोकन होता है। इससे पहले जो हम चैप्टर पढ़ाए थे जिसमें मानव भूगोल की बात किए थे, उसमें तुम लोगों का कुछ ऑब्जेक्टिव छूट गया था, उसके बारे में जान लो। इसमें 10-12 ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। जैसे कि पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा मानवतावाद किसकी एक और विचारधारा है, तो उस प्रश्न का उत्तर होगा मानव भूगोल का। दूसरा उसमें हो जाता व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल कौन से भूगोल का उपक्षेत्र है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मानव भूगोल का। इसके बाद जो आता है मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय कब हुआ, तो इस प्रश्न का उत्तर होता है 1970 ईस्वी में। फिर आगे जो है देखो उसमें है भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद विचार का दौर कब आया, तो 1990 ईस्वी में। अब मानव 5वां क्वेश्चन, मानव भूगोल में क्षेत्रीय विभेदन की शुरुआत का दशक कौन सा था, तो उसमें आएगा 1930 ईस्वी। मानव भूगोल का उपक्षेत्र चिकित्सा भूगोल किस विषय से संबंधित है, तो उसमें कहेंगे हम महामारी विज्ञान। महामारी विज्ञान के अंतर्गत एक बात जान लेनी होगी, जो कभी कभार जो आता है ऐसे प्राकृतिक विपदा आती है जिसमें कुछ ही समय में असंख्य व्यक्ति काल के गाल में समा जाते हैं, वह महामारी होती है। जैसे हैजा, इसके बाद काला जर, ये सब जो है महामारी के रूप में आया था। मानव भूगोल के क्षेत्र में आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र मुख्य रूप से कौन सा है, तो वह संसाधन भूगोल। इसके बाद देखो सैन्य भूगोल का उपक्षेत्र किस विज्ञान से संबंधित है, तो सैन्य भूगोल से इसका उत्तर होगा। 9वां हो जाता है उपनिवेश युग का उपागम क्या था, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा जो अन्वेषण और वितरण। अन्वेषण माना होता है खोज। इसके बाद एक बहुत बड़े भूगोलवेत्ता की कथन बहुत ज़्यादा पूछता है कंपटीशन में भी,
वो है मानव भूगोल और अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करता है। ये मत किसने व्यक्त किया था? तो वह मत सो आपको एलन सी सैम्पल ने व्यक्त किया था, जो बहुत बड़ा सो भूगोलवेत्ता थे। और एक सो क्वेश्चन पूछता है सो हर्टलैंड थ्योरी। तो हर्टलैंड थ्योरी की जब हम बात करते हैं तो वह आपको एक बहुत बड़े भूगोलवेत्ता हुए थे, उनका नाम था मैकेंडर। मैकेंडर ने इस बात को व्यक्त किया था और मानव भूगोल में इसको सम्मिलित किया गया था। वह हर्टलैंड थ्योरी आज भी बहुत ही वस्तुपरक है। देखो, वैसे